आज तक का रिकॉर्ड है हथीन क्षेत्र में। केहर सिंह रावत से ज्यादा वोटों से आज तक कोई विधायक हथीन से जीता ही नहीं है। और समस्याएं हथीन में बहुत है, एजुकेशन की समस्याएं भी हैं, हेल्थ की समस्याएं हैं, पीने का पानी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं GBN 24 टीवी। आज हमारे साथ हैं हथीन से पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता केहर सिंह रावत। खास बातचीत करेंगे उनसे। विधायक जी, स्वागत करते हैं आपका जी। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से अब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में किस तरह की आपकी तैयारी है? हालांकि आप मजबूत दावेदार हैं भाजपा में। पिछली बार आपने जो है इनेलो से इस्तीफा दिया विधायक पद से और पार्टी ज्वाइन करी थी। पूरा आश्वासन मिला था कि टिकट मिलेगी, लेकिन एन मौके पर आपकी टिकट कट गई। कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी रही होगी, लेकिन फिर भी आप भाजपा में रहे, आपने बगावत नहीं करी, दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े। तो आज किस तरह के हालात देखते हो, राजनीति के हकीम के हालात क्या हैं और किस तरह की आपकी तैयारी है? सहरावत साहब, सबसे पहले मैं GBN जो आपका चैनल उसका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपने जिला डिस्ट्रिक्ट के जो हमारी जनता है और उनकी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, आपने इस चैनल के माध्यम से उन सारी समस्याओं को उठाया। और आज सबसे पहले आप मेरे निवास पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न विधानसभा के चुनावों को लेकर के रखा और मेरी राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा की। राजनीतिक सफर की बात करें तो 1990 से आप राजनीति में आए, छात्र राजनीति शुरुआत करी। पहली बार जब इनेलो से टिकट मिला तो आप चुनाव हार गए, दूसरी बार टिकट मिला तो आप चुनाव जीत गए। हालांकि अब की बार भाजपा से आपका टिकट कट गया, तो आप कितनी मजबूत दावेदारी समझते हो अपनी भाजपा की टिकट के लिए हथीन विधानसभा से? देखो, सबसे बड़ा जो आधार होता है वो जमीन का आधार होता है। आज हथीन क्षेत्र में आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, चाहे अपने मुसलमान भाइयों में जाएं, चाहे हिंदू भाइयों में जाएं, चाहे किसी जाति में जाएं, चाहे हमारे यहाँ गोत और गोतों के भी काफी संबंध है अपनी पालों का। आप जिस क्षेत्र में जहां भी जाएंगे, मेरे हिसाब से जो मैंने अनुमान लगाया, केवल एक ही नाम है, केहर सिंह रावत, जिसे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोग अपना विधायक चुनना चाहते हैं। क्या आपका जो नाम ज्यादा उछल कर आ रहा है, आप कह रहे हैं लोगों में मेरा नाम है, क्या कहीं कहीं विधायक की कमजोरी रही? मौजूदा विधायक हैं जो प्रवीण डागर, जिस तरह से जो मंत्री के रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं उसमें पकड़ रही, इलाके में कामकाज में दखल रही, तो क्या आप मानते हो कि कहीं ना कहीं आपको इसलिए लोग याद करते हैं? आपने जिस तरह से पहले संघर्ष भी काफी किया, इनेलो में धरने किए, खेतों नहरों तक पानी पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल की जी। मिंडकोला गांव में भी धरना किया, आपने अंधोक गांव में भी धरना किया, भूख हड़ताल की। तो आज विपक्ष को कितना कमजोर मानते हैं? इस तरह के जो भाजपा सरकार में मुद्दे नहीं उठा पाए, कितना कमजोर मानते हैं? और विधायक के तौर पर क्या कहना चाहोगे उनके कामकाज को लेकर? हमारे विधायक माननीय प्रवीण डागर जी सही मायने में लोगों की समस्याओं को हल करवाने में पूरी तरह से बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। उनकी प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार की कोई पकड़ नहीं, प्रशासन उनसे कोई, ना ब्लॉक का ना कोई जिला लेवल का कोई भी अधिकारी कहीं उनकी बात को तवज्जो नहीं देता। उसमें क्या कारण है, उस ज्यादा गहराई में मैं भी नहीं जाना चाहता। इस तरह की बातें ग्रीवेंस की मीटिंग उठती हैं, ग्रीवेंस मीटिंग विधायक कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी सुनते नहीं है। तो ये तो पूरे हरियाणा की ही ऐसा है। हरियाणा में जिस तरह से CM पहले रहे मनोहर लाल जी, तो उनका ऐसा दखल था कि विधायक ये कहते रहते थे कि हमारी सुनवाई नहीं होती। अगर आप बात करें आज की, तो आज किस तरह के हालात हैं? अगर आपको पार्टी मौका देती है तो क्या किस तरह की समस्याएं हैं जिनका आप समाधान कर पाओगे विधायक बनने का मौका मिला तो? देखो, मैंने पहले भी, मैं आपके चैनल के सामने खुल करके कहूंगा, मंडकोला गांव में सेम की समस्या थी। मैंने विधानसभा में सारे मुद्दे उठाए, पर कहीं ना कहीं हमारी बात को वहां जब तवज्जो नहीं मिली तो मैंने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए और उसके बाद प्रशासन को टाइम दिया कि या तो इतने टाइम तक प्रशासन हमारी सेम की समस्या को खत्म करे, अन्यथा मैं मंडकोला गांव में 1 जनवरी से भूख हड़ताल चालू करूंगा। तो हमने सन 2017 में पहली भूख हड़ताल मंडकोला में चालू की और तब हमने उसे खत्म किया जब वो सारा मैटर गंभीरता से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के संज्ञान में पहुंचा। उसने गंभीरता से लिया और उस समय हमारे 52 ट्यूबवेल मंजूर हुए। नहीं, क्या अब जब भाजपा सरकार आ गई, आपको टिकट मिला, प्रवीण डागर विधायक बन गए, आज जो मिंडकोला में जो बोरवेल लगाए गए हैं
पानी के निकासी के लिए जो सेम की समस्या को लेकर और भी आगे बढ़ाएगी, क्या वो आपके प्रयास रहा शुरुआत का, जो आप कहीं ना कहीं इसका समाधान हुआ? इसमें कोई दोहरा नहीं। 52 ट्यूबवेल मेरे समय के पास हुए। उस समय कुछ ट्यूबवेलों की संख्या जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन अभी ट्यूबवेल जो मैंने पास करवाए वो ट्यूबवेल पूरे भी नहीं लगे। मंडकौला गांव में मैंने बेटियों का महाविद्यालय बनवाया। मंडकौला गांव में हमने जो रेस्ट हाउस कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में जो क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा था उसका जीर्णोद्धार कराया। सीएससी जो वहां बन रही है उसका जीर्णोद्धार करवाया हमने। हतीन का रेस्ट हाउस आप देखेंगे जो पिछले 12-13 साल से खंडर बना हुआ था, मैंने अपने समय में उसका जीर्णोद्धार के लिए बजट पास करवाया। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने अपने जनता जनार्दन को साथ लेकर के हमने सरकार को इस बात के लिए दबाव भी बनाया और उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि आज हमारे हतीन क्षेत्र को सेम की समस्या, नहरी पानी की समस्या, एजुकेशन की समस्या, हेल्थ की समस्या, हतीन के बाईपास की समस्या, बामनी खेड़े में अंडरपास की समस्या, हमारी शुगर मिल का अपग्रेडेशन की समस्या। आज 25 करोड़ की लागत से अपग्रेड हुई मिल और किसान जहां 12,000 क्विंटल की पेराई करते थे, आज किसानों की एक दिन में 22,000 क्विंटल गन्ना आज पेराई होती है और समय पर गन्ना लिया। ये तो रही समस्याओं की बात करें अगर मुद्दे की, तो अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो आप कहीं ना कहीं जो कृष्णपाल गुर्जर भाजपा प्रत्याशी हैं जो आज मंत्री भी हैं उनसे नाराज हो गए थे बीच में, फिर आपको मना लिया गया, तो क्या बातचीत हुई, क्या टिकट का आश्वासन मिला? हालांकि आप खड़े भी उतरे, अच्छी वोट मतलब कि आपने अपने जो समाज से दिलवाई और वो जीते भी हैं, तो क्या बातचीत हुई थी जब आप रूठे बनाने का काम हुआ? देखो, एक परिवार है, भाजपा भी परिवार है और अपना परिवार भी है। कई तरीका के परिवारों में इंसान अपनी जिंदगी गुजर करता है। हमारे छोटे छोटे कामों को लेकर के अपने कार्यकर्ता जो मेरे सहयोगी भाई हैं उनके कामों को लेकर के ही मेरी माननीय कृष्णपाल जी से थोड़ी नाराजगी थी। जब कृष्णपाल जी इलेक्शन के दौरान मेरे अपने निवास पे आए तो मैंने इलाके के लोगों को बुलाया और बताया कि मंत्री जी, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो काम थे उसमें इनकी उपेक्षा हुई है। तो मंत्री जी ने उन सारी बातों को स्वीकार किया और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए आश्वासन दिलाया। ऐसा सुनने में आता है कि पिछली बार जब आपकी टिकट कटी थी, आपने इनेलो से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया और सीएम की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई आपकी भाजपा में, आश्वासन मिला था सीएम से, टिकट पक्की आपकी। जी। लेकिन एन मौके पर टिकट कटी, क्या इसके पीछे कृष्णपाल गुर्जर का ही हाथ था या फिर कुछ और था, या फिर आपको अब पूरी बार आश्वासन पूरी तरह से मिल चुका है कि टिकट आपको मिल जाएगी? देखो, उस समय भी क्योंकि जो हाईकमान लोकसभा की बात करें तो यहाँ के इधर हम जो हमारे इलाका है तो इधर बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं जो कृष्णपाल गुर्जर हैं। जी, निश्चित तौर पर माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य स्तर नहीं, एक केंद्रीय स्तर के हमारे एक बड़े नेता हैं, पूरे देश लेवल के एक बड़े नेता हैं। और जब भी पार्टी उनकी कहीं आप देखेंगे कोई इलेक्शन हो, कर्नाटक का इलेक्शन हो, तमिलनाडु का इलेक्शन हो, जम्मू का इलेक्शन हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। उनकी जो योग्यता के आधार पर उनका पार्टी लाभ लेती है। और माननीय कृष्णपाल जी ने, मैं सच्चाई जो लोगों के बीच में यही थी, कृष्णपाल जी ने केहर सिंह रावत की टिकट कटवाई है, आम लोगों में ये चर्चा थी। लेकिन मेरे से पहले 2-4 दिन पहले माननीय प्रवीण डागर जी के पिताजी चौधरी रामजीलाल जी वो कृष्णपाल जी के पास गए कि जी मेरे साथ हर बार धोखा होता है और मैं आपके साथ आ तो जाऊं लेकिन मुझे टिकट चाहिए। तो चौधरी कृष्णपाल जी ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया कि अगर मेरी कहीं टिकटों के मामले में तवज्जो दी जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको टिकट देंगे। तवज्जो दी गई और वो की टिकट कटी, आपकी कटी। वो टिकट उस समय चौधरी कृष्णपाल जी ने उनके जो वादा किया था उन्होंने अपने वादा निभाया। चौधरी रामजीलाल के बेटा प्रवीण डागर आपसे तो वादा किया हाल ही में जो चुनाव के दौरान? अभी देखो, परिवार का मुखिया है और परिवार के मुखिया को हर विधानसभा में 4-4, 5-5 प्रत्याशी हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और मेरे से उन्होंने एक ही बात कही कि भविष्य में आपके साथ धोखा नहीं होगा, ऐसा धोखा नहीं होगा, आप नाराज नहीं करेंगे, आपके हाथ पकड़ करके मैं जवाब देता हूँ, आपके साथ कोई धोखा नहीं। पूरे आश्वस्त फिलहाल मैं पूरी तरह से अपने हतीन क्षेत्र की जनता की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी पूरी तरह मुझे विश्वास और भरोसा है अब की बार
पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी, मुझे इलेक्शन लगाएगी। जनता के बीच जा रहे हैं आप? लगातार। हम्म। मेरा सहरावत साहब बचपन से एक शौक है। 35 साल की राजनीति है और उससे पहले मेरे दादा भी गांव के सरपंच रहे। मुझे बचपन में पहले से ही बड़ा शौक था इलेक्शनों में हिस्सा लेने का। फिर कॉलेज में मुझे 2 बार प्रेसिडेंट चुना गया, 3 बार मेरे वहाँ सहयोगी भी रहे, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, गांव की सरपंची, और 2 बार मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। एक में मेरी पराजय हुई और दूसरे में आज तक का रिकॉर्ड है हथीन क्षेत्र में, केयर सिंह रावत से ज्यादा वोटों से आज तक कोई विधायक हथीन से जीता ही नहीं है। और ये भी रिकॉर्ड है कि आप चुनाव हारे नहीं है। ये अब लास्ट में जब आप विधायक थे जी, तो सब विधायक से चुनाव हारते हैं, आप हारे नहीं, आप तो इस्तीफा दिया। बिल्कुल, मैं तो विश्वास के नाम पे बैठा हूँ और परमात्मा का विश्वास है, अपने नेताओं का भी विश्वास है और हथीन क्षेत्र की जनता का भी। हाँ राव साहब, एक बात करें कि विपक्ष में बात करें, जिस तरह से कांग्रेस में है, हर्ष कुमार जी भी प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, और इसराइल पिछला चुनाव लड़े कांग्रेस से, वो भी टिकट ले सकते हैं, और भी हैं 2-3 नेता। तो मजबूत किसे मानते हो? हालांकि जो हथीन का मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है। हालांकि अब बात करें बसपा का और इनेलो को समझौता हो, वो भी मजबूत पार्टी बन सकती है, तो किससे मजबूत मानते हैं? मुकाबला किससे रहने वाला है? देखा, मेरा जो मानना है, आज की राजनीति में आप देखेंगे हथीन क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व जो प्रत्याशी थे चौधरी जलेब खान जी के बेटा जेई साहब, उन्होंने अपने गांव में भी अपना जो जन समर्थन है वो खो दिया। वो बहुत लंबे समय से, करीब 60-70 साल से गांव की राजनीति उनके पास रही है, सरपंच रहे हैं, लेकिन पहली बार वो गांव का सरपंची के इलेक्शन भी हारे। और तकरीबन इलाके में उनके जितने सहयोगी हैं वो सब इलेक्शन हारे। और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता रहे पिछली बार चौधरी तैयब हुसैन, अब इनेलो में है, और आज वो इनेलो पार्टी में है। और जैसा अभी आपके माध्यम से पता चला और अखबार के माध्यम से भी मैंने सुना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भविष्य में इनेलो और बसपा का गठबंधन हो सकता है। मेरा मानना है अगली बार हथीन क्षेत्र में मेरा मुकाबला तैयब हुसैन से होगा। यानी कि इनेलो और जो बसपा का गठबंधन वो आप मजबूत, वो उसे मैं मजबूत मानता हूं। आज कांग्रेस के लोग बड़े भ्रम में। कांग्रेस को हथीन क्षेत्र में लोकसभा में 1,04,000 वोट मिली है, करीब करीब यहाँ 52,000 वोटों की उन्होंने लीड ली है। और भाजपा प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल जी ने भी 52,000 वोट लिए हैं। लेकिन ये मामला एक अलग तरीका एक समुदाय से बटने के कारण, हालांकि, और कुछ लोकतंत्र खतरे में है, इस वजह से जो हमारे अपने ऐसे समाज के जो भाई हैं, वो भी इस वजह से उसी तरफ वोट डाल गए। इस वजह से ये लीड बड़ी भारी दिखाई, यानी कि जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो अलग होंगे, क्यों अलग होंगे? हर्ष कुमार जी आज कांग्रेस के साथ थे, आने वाला कल हर्ष कुमार जी अलग लड़ेंगे, तैयब जी अलग लड़ेंगे, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं। एक कोई तो टिकट मिलेगी, जो जिसको नहीं मिलेगी ये तो फिक्स है। यहाँ 3 आदमी तो फिक्स है और चौथा मैं भी फिक्स हूँ। आम आदमी पार्टी का क्या असर रहेगा? आम आदमी पार्टी के जैसा सुनने में आया, कई नेता लाइन में हैं, मोहम्मडन्स भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, पर जहां तक कर्नल राजेंद्र रावत जी भी हैं और भी हैं, लेकिन वहां जो टिकट जाएगी वो माइनॉरिटी के पास जाएगी। अपने सुनने में आया कि जिला पार्षद हैं मठेपुर गांव से, वो भाई काफी आगे बढ़ चुके हैं, चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले। अनुमान ये है वो भी एक बहुत बड़े समुदाय को लेके बैठे हैं। उनके समुदाय की भी हथीन क्षेत्र में एक अलग तरीका की पहचान है और करीब उनकी 20,000 संख्या है। बीसी वर्ग से आते हैं, हम सब जनरल वर्ग से आते हैं, चाहे उसमें मुसलमान भाई हों चाहे हमारे जाट समुदाय के लोग हों, वो सब जनरल का कास्ट से आते हैं। लेकिन वहां जो बीसी वर्ग का केवल एक ही नुमाइंदा है, जो मठेपुर से हमारे आरिफ भाई हैं, जो प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए भी, कांग्रेस की टिकट के लिए भी प्रयासरत हैं। वो भी समझ रहे हैं अब की बार कि भाई मैं जो अपना भाग आजमाना ही आजमाना है, चाहे टिकट से लड़ो चाहे आजाद लड़ो, लड़ना भी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बात करें जेजेपी की, लोकसभा चुनाव में तो उनका कोई भूमिका रही नहीं, विधानसभा में क्या रही? देखो जी, जेजेपी का यहाँ पिछली बार आधार चौधरी हर्ष कुमार थे और हर्ष कुमार जी ने जेजेपी को छोड़ दिया। आज जेजेपी धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आती। हथीन क्षेत्र में अगर मुकाबले में है तो इनेलो
भाजपा और और कांग्रेस ही है। तीनों पर। इन लोगों का, बाकी लोगों का कोई यहाँ किसी भी प्रकार का अपना जनाधार नहीं है। लास्ट सवाल, पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला, आप भाजपा में ही रहे, जी, अब की बार आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है तो क्या रहेगा? जैसे अगर आपको टिकट मिल जाता है, क्या लगता है प्रवीण डागर आपके साथ रहेंगी? पिछली बार आपने भाजपा छोड़ी नहीं थी, आप साथ रहे, पार्टी ने किस तरह से मनाया आपको, जो भी है सामने। सीधा सा मतलब है। देखो जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो प्रवीण डागर जी नहीं लड़ेंगे, कोई भी साथी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई भी नहीं लड़ेगा। और उम्मीद मुझे है, मुझे विश्वास है कि एक आदमी को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। मुझे बड़े विश्वास के साथ इन लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किया था और त्याग कहीं ना कहीं एक दिन रंग दिखाता है। अगर आपको मौका मिला विधायक बनने का भाजपा से, अगर सरकार आती है नहीं आती है जैसे रहेगा, तो या फिर पिछली बार इन लोग तरह संघर्ष करेंगे, सत्ता में किस तरह से कामकाज किए जाएंगे इलाके में, कौन सी ऐसी समस्या मुख्य है जिन पर आप काम करना चाहते हैं? समस्याएं हतीन में बहुत है, एजुकेशन की समस्याएं भी हैं, हेल्थ की समस्याएं हैं, पीने का पानी है, अभी नहरी पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की फसल समय पे खरीदी जाए, उसके लिए भी हम चाहेंगे कि हमारे बीच में और कोई पॉइंट भी बने, जैसे बहीन में पॉइंट बन सकता है। हेल्थ की समस्या हम चाहते हैं सहरावतों में और रावतों में भी हेल्थ के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बने, और एजुकेशन के लिए भी बड़ी जरूरत है। GBN 24 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक केर सिंह रावत, जो भाजपा के नेता हैं और यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि उनको पार्टी मौका दे और वो यहाँ से जीतकर विधानसभा फिर से पहुंचे। और जो समस्याएं उन्होंने बताई, शिक्षा की बात हो या फिर जो है और भी समस्याएं हैं, बिजली, सड़कें, पानी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उनका कहना है कि उनको मौका मिले तो इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और कहीं न कहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का, वो इनेलो गठबंधन है जो बसपा से और कांग्रेस से है। जेजेपी का कहीं न कहीं कोई ज़्यादा रोल यहाँ पर हतीन में नहीं है। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए नेता के साथ, किसी नए पूर्व विधायक या प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी करने वाले नेता के साथ। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश कुमार।